डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत रसायन भाग 1। यहाँ पर हम देखेंगे कि पदार्थों को विद्युत के चालन के आधार पर हमने कितने भागों के अंदर डिवाइड किया है, चालक के प्रकार और उनके मध्य में किस प्रकार हम विभेद कर सकते हैं, विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, उसके लिए फैराडेज लॉ प्रथम और फैराडेज लॉ सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्येक परमाणु के ऊपर चार्ज आवेश किस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। विद्युत के चालन के आधार पर पदार्थों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला चालक और दूसरा होता है इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी या कुचालक। वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, चालक कहते हैं। और वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं उनको हम विद्युत रोधी कहते हैं यानी कि इंसुलेटर्स या हम कुचालक कहते हैं। चालकों को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। कंडक्टर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहला है मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स धात्विक चालक, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इस श्रेणी के अंदर ज्यादातर वे चालक इंक्लूडेड हैं जो बिना किसी केमिकल चेंज के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के यदि अगर विद्युत का चालन करते हैं तो उसको हम मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इस प्रकार के जो चालक हैं, अगर कोई भी वहां पर विभव है, उसके प्रभाव के अंदर विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण करने लगते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कुछ धातु होते हैं, कार्बन है, ऑक्साइड्स हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की श्रेणी के अंदर आते हैं। यूजुअली जो धात्विक लैटिस होता है, मेटल जो है वो एक लैटिस की फॉर्म में होता है और जो लैटिस है उसमें कैटायंस होते हैं और ये चालन की अवस्था के समय साम्य अवस्था के अंदर होते हैं और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो चार्ज के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि आवेश के अभिगमन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जब भी एक मेटेलिक कंडक्टर अगर दूसरे मेटेलिक कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा तो उस स्थिति के अंदर सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के कारण ये चार्ज का फ्लो होता है। दूसरे प्रकार के जो कंडक्टर्स हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका अगर हम जलीय विलयन बना लें और जलीय विलयन के अंदर अगर विद्युत प्रवाह करेंगे तो उनका विद्युत अपघटन हो जाएगा। जैसे एसिड हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं या कोई सॉल्ट्स हो सकते हैं। इनका जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं ये ऑपोजिटली चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अभिगमन करेंगे और जब ये अभिगमन करेंगे तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिसिटी का ही कंडक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का ही फ्लो नहीं हो रहा है, अलॉन्ग विथ इट जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, उनका भी अभिगमन एक भाग से दूसरे भाग की तरफ होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य के एग्जाम्पल ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का जलीय विलयन के अंदर चालन नहीं करते हैं या वैसे भी कुछ सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनके विलयन अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी बनाते हैं तो ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो शुद्ध जल है वो वाटर जो है वो प्योर जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा एसिड मिला दें तो उस स्थिति के अंदर जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। जो कोवेलेंट कंपाउंड से सहसंयोजी यौगिक है ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। इसी प्रकार विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इसी प्रकार अगर हम शर्करा का विलयन ले लें, शुगर सॉल्यूशन ले लें, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ जिनके जलीय विलयन या उनके विलयन या उनकी फ्यूज स्टेट जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करती है तो उनको हम विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत का अपघटन के द्वारा अगर मतलब विद्युत अगर धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसका अपघटन हो जाएगा।
इलेक्ट्रोलाइसिस के फिनोमेनन को यूजुअली स्टडी करने के लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स इमर्ज होते हैं और जो एक पॉजिटिव की तरफ से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा जो है वो नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ होगा। जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ होता है वहां से इलेक्ट्रिक करंट अंदर प्रवेश करती है, उसको हम एनोड कहते हैं या उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ रहता है बैटरी के, और वहां से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो विलयन से बाहर जाती है, तो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं या कैथोड कहते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो कैथोड की तरफ चलते हैं तो उनको हम कैटाइंस कहते हैं। इसी प्रकार जो आयंस जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनोड की तरफ चलते हैं तो उनको हम एनायन कहते हैं। और जब भी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में से विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो जो कैथोड है की तरफ कैटाइंस आएंगे, एनायन एनोड की तरफ चलेंगे और वहां पर पहुंच के वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। इस प्रकार या तो कुछ न्यूट्रल एटम्स बन सकते हैं या एटम के समूह बन सकते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स वहां पर डिस्चार्ज हो सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स जिनको हम कह सकते हैं, या ये जो प्रोडक्ट्स या एटॉमिक जो स्टेट है वो विलयन से पुनः अभिक्रिया कर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी किसी यौगिक जो कि एक विद्युत अपघट्य है उसका या तो हम फ्यूज्ड अवस्था लें यानी कि संगलित अवस्था लें या उसका हम जलीय विलयन लें और उसमें जब विद्युत प्रवाहित करें तो उसके अपघटन का अगर प्रक्रम वहां पर घटित होता है तो उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो उस इलेक्ट्रोलाइट की फ्यूज स्टेट में भी हो सकती है, एक्वस सॉल्यूशन में भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण अगर वो यौगिक डिकम्पोज होता है और ये इस प्रकार की अगर कोई प्रोसेस वहां पर घटित हो जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फेराडेस लॉ दिए गए थे और फेराडेस के 2 नियम में पहला नियम और द्वितीय नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। फेराडे ने 1834 के अंदर ये 2 नियम प्रतिपादित किए थे। पहले नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। So amount of substance released at electrode is directly proportional to the electric current flown through it. अगर इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में से जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो उसके उस मास के प्रोपोर्शनल होगी जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके रिलीज हो गया या डिपॉजिट हो गया। सो m वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। यहाँ पर m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो डिस्चार्ज हुआ है इलेक्ट्रोड पर या रिलीज हुआ है, और q जो है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोन है। q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि I मल्टीप्लाई बाय टी। I इज इलेक्ट्रिक करंट और t जो है वो समय है। I की जो यूनिट है वो एम्पियर होती है और t जो है वो सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस प्रकार यदि I की वैल्यू 1 हो और t की वैल्यू भी 1 सेकंड ले तो उस केस के अंदर m इज इक्वल टू E के बराबर हो जाता है। यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर हटाया तो उसकी जगह हमने E लिया है। E जो है वो सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से हमारा तात्पर्य विद्युत रासायनिक तुल्यांक। सो अगर हमने I की वैल्यू 1 कर ली, T की वैल्यू 1 कर ली, तो M उस केस के अंदर उस पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज जो ये कहता है कि जब भी अगर हम कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस में से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी डिपॉजिट होंगे वो दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहें तो अगर एक फराडे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट इनमें से प्रवाहित कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर हम 3 जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए उनके जो मासेस डिपॉजिटेड हैं वो m1, m2 और m3 हों और इनके इक्विवेलेंट वेट्स जो हैं जो सब्सटेंस हमने लिए हैं उनके E1, E2, E3 हों। तो इस जो नियम है
ये जो लॉ है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m1:m2:m3 दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। सो m1 जो है वो किसके करस्पॉन्ड करेगा, कैपिटल E1 के, m2 जो है वो E2 के, और m3 जो है वो E3 के करस्पॉन्ड करेगा। अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर हम 96500 से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज कूलॉम 96500 कूलॉम हो गया अगर एक फराडे अगर इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम इसमें से पास कर रहे हैं तो। सो m1 डिवाइडेड बाय 96500, इसी प्रकार m2 को भी हम 96500 से डिवाइड कर देंगे और m3 को भी 96500 से डिवाइड कर देंगे। सो ये जो m1 बाय 96500 है ये E1 के बराबर होगा, E2 एंड E3। नाउ these will be directly proportional to their equivalent weights E1, E2, E3 respectively. So m by 96500 is equal to E, that is electrochemical equivalent of a substance, and that would be directly proportional to their equivalent weight. अब अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि दोनों प्रकार के चालकों को हम किस प्रकार विभेदित कर सकते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है, सो डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो जब होती है तो यहाँ पर कोई सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन, विघटन, अपघटन नहीं होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो वहां पर उस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होगा। सेकेंड पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, और कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मेटल एंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ये जो चालकता है ये उस धातु के घनत्व और प्रति परमाणु जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसके ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में जो सब्सटेंस है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट की मूवमेंट होती है। सो सब्सटेंस की आयनिक स्टेट, आयनिक अवस्था के अंदर अगर गतिशीलता के कारण कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का कंडक्टर होगा। तीसरा यह है कि composition of conductor due to flow of electricity remains unchanged. विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो भी कंडक्टर चालक है उसका जो संगठन है वो अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, विद्युत चालकता जो है वो ताप की वृद्धि के साथ साथ कम होती है, और सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट 3 to 4 केल्विन। 3 से 4 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता भी देखी जा सकती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में जो भी न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आयंस के या सब्सटेंस के फ्लो के कारण बनते हैं, और यहाँ पर अगर हम ताप का प्रभाव देखें तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज इंक्रीज विद द टेम्परेचर, की ताप के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है। मेटेलिक कंडक्टर के केस में जो कंडक्टेंस है डिपेंड्स ऑन वाइब्रेशनल टेंडेंसी ऑफ मेटेलिक एटम्स, ये धात्विक परमाणुओं के कंपन प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उस केस में इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये विलायक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। नाउ चार्ज ऑन ईच एटम, अगर हम प्रत्येक एटम के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एक कोई भी अगर इकाई ले लें, इकाई आवेश युक्त कोई भी परमाणु है तो उसके ऊपर अगर हम उपस्थित आवेश की विद्युत की इकाई के बराबर मानते हैं और उसको हम ESU के अंदर एक्सप्रेस भी करते हैं, और उसका मान जो है वो 4.80 इंटू 10⁻⁻10 ESU यानी कि स्थिर विद्युत मात्रक के बराबर होता है। तो फैराडे के दूसरे नियम के अंदर हमने ये कहा कि जब 96500 कूलॉम अगर विद्युत धारा के द्वारा जो अगर हम जैसे सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम विलयन ले लेते हैं तो उसमें 108 ग्राम उसका केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर जो चांदी है वो डिपॉजिट होगी, 108 ग्राम होगी। इसी प्रकार अगर कोई और ले लें हम, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसके विलयन में से जो क्लोरीन मुक्त होगी वो 35.45 ग्राम्स होगी। तो इस प्रकार अलग अलग
जो इलेक्ट्रोलाइट या अलग अलग पदार्थ हम लेंगे तो उन विद्युत की तो समान मात्रा है, लेकिन उन पदार्थों की अलग अलग मात्राएं यहाँ पर मुक्त हो रही हैं। तो अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें तो हम किस प्रकार कंपेयर करें कि ये इनको एक ही वे में हम एक ही फॉर्म के अंदर हम एक्सप्रेस कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मात्राएं जो भी वहां पर डिपॉजिट हो रही हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सिल्वर बोला या क्लोरीन लिया, तो उनकी 1 ग्राम तुल्यांक को प्रदर्शित कर रही है। 1 ग्राम तुल्यांक, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम एटम को कर रही है। तो अब हमें ये मालूम है कि 1 ग्राम एटम का मतलब ये हो गया कि उस एलिमेंट के 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु वहां पर उपस्थित हैं। इस प्रकार ये हुआ कि चांदी और क्लोरीन अगर हम दोनों को एक साथ अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उनके द्रव्यमान तो अलग अलग है, तो द्रव्यमान के आधार पर तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि चांदी और क्लोरीन दोनों के जो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो इस प्रकार प्रयुक्त जो परमाणु है उनकी संख्या समान हो जाएगी। तो हम इस लॉ को एक ही फॉर्म में कि परमाणुओं की संख्या के आधार पर, अवोगाद्रो संख्या के आधार पर हम एक ही प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ कि अगर हम प्रत्येक कोई भी, चाहे चांदी हो चाहे क्लोरीन हो, अगर उसके केस में हम एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो एटम्स हैं उसको निक्षेपित करने के लिए 96500 कूलॉम विद्युत की आवश्यकता होगी। तो अब इस प्रकार कोई भी हो, कोई भी आवेश हो, चाहे वो सिंगल पॉजिटिवली चार्ज हो, चाहे बाइवेलेंट हो, चाहे ट्राइवेलेंट हो, इस प्रकार हम आवेश की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 1 ग्राम जब हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो वहां पर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। सो 96500 हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास की, कूलॉम ये है, तो डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 ये चार्ज पर एटम हो गया। और इन अदर वर्ड्स 96500 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू 10⁻9 ESU के बराबर हो जाएगा। सो इस प्रकार 4 ये अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगी 4.80 इंटू 10⁻−10 ESU या स्थिर विद्युत मात्रक। इस प्रकार इस स्टेटमेंट से हम ये बता सकते हैं कि प्रति जो इकाई आवेश है वो 4.80 इंटू 10⁻−10 ESU होता है। अगर हमने सिंगल चार्ज लिया तब तो ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर हमने कोई बाइवेलेंट ले लिया जिसके ऊपर या डबल चार्ज लिया तो वहां पर हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने कोई ट्राइवेलेंट एटम ले लिया, जैसे एल्यूमिनियम +3 ले लिया, तो उस केस में इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी एटम के ऊपर एक कॉमन फॉर्मेट में जो चार्ज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं।